दोस्तों, आज से एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसका नाम है कुमाऊं के नरभक्षी। ये जिम कॉर्बेट जी की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का हिंदी ट्रांसलेशन है और ये ट्रांसलेशन किया है कानन झींगन जी ने और इसे पब्लिश किया है साहित्यिका इंडियन पब्लिकेशंस, दिल्ली 6। इनका पता है साहित्यिका इंडियन पब्लिकेशंस 1362 लोअर ग्राउंड फ्लोर, कश्मीरी गेट, दिल्ली 6। इसकी पहली कहानी है चंपावत का नरभक्षी, यानी कि मैन ईटर ऑफ चंपावत। अब कॉर्बेट बोलते हैं, जब पहली बार मैंने बाघ के बारे में सुना उस समय मैं एडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार पर था। बाद में इसी बाघ को औपचारिक रूप से चंपावत का नरभक्षी कहा गया। इस प्रांत में बहुत समय तक एडी को उच्च कोटि का खिलाड़ी यानी कि स्पोर्ट्समैन यानी कि शिकारी और शिकार के किस्सों के अक्षय भंडार के रूप में याद किया जाएगा। वे उन थोड़े से भाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जिनके पास जीवन की प्रत्येक वस्तु उत्तम कोटि की थी। उनकी राइफल के अचूक निशाने और मारक शक्ति का कोई सानी नहीं था। उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था, दूसरा भाई सेना का सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। इसलिए जब एडी ने मुझे बताया कि उसका साला दुनिया का सर्वोत्तम शिकारी है और उसे सरकार ने चंपावत के नरभक्षी को मारने का काम सौंपा है, तो मैंने सोच लिया अब पशु की गतिविधियों की सीमा निश्चित हो गई है, यानी कि मैन ईटर ऑफ चंपावत का अंत हो जाएगा। न जाने क्यों उस बाघ को मारा नहीं जा सका। सरकार को इस बात से बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। 4 वर्ष पश्चात जब मैं नैनीताल गया तो इनाम घोषित हो रहे थे। विशेष शिकारियों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही थी। अल्मोड़ा के डिपो से गोरखों को भेजा गया था। इतने कदम उठाने पर भी मनुष्यों की हत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। बाघें अब पूर्ण रूप से नरभक्षी हो चुकी थी और कुमाऊं में आ चुकी थी। इसके पहले वो नेपाल में 200 लोगों को मार चुकी थी। वहां से हथियारबंद नेपालियों ने उसे कुमाऊं की ओर भगा दिया था। यहां पर भी उसने 4 साल में ये संख्या 234 तक पहुंचा दी थी, यानी 234। जब मैं नैनीताल पहुंचा तो स्थिति ये थी। वहां पर नैनीताल के डेप्यूटी कमिश्नर बर्थेड़ मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बाघिन के बारे में बताया। उसके कारण वो असीम मानसिक दबाव में थे। उन्होंने मुझसे वादा ले लिया कि अगला मनुष्य मारे जाने के समाचार के तुरंत बाद मैं चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने 2 शर्तें रखी। पहली कि सरकार के इनाम खारिज किए जाए और दूसरा कि अल्मोड़ा से आए विशेष शिकारी वापस बुला लिया जाए। इन शर्तों के पीछे जो मेरे कारण थे कि मुझे इनाम का लोभी ना समझा जाए। हर खिलाड़ी यानी शिकारी मेरे दृष्टिकोण को भली भांति समझता था। मेरी शर्तें मान ली गईं। 1 सप्ताह बाद बर्थेड़ सुबह सुबह मेरे पास आए और बताया कि पिछली रात एक स्त्री को देवीधुरा और धूना घाट के बीच स्थित पाली गांव में नरभक्षी ने मार डाला है। मुझे अनुमान था कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए अपनी कैंप किट उठाने के लिए मैंने 6 लोगों को साथ ले लिया था। नाश्ते के बाद हम चल पड़े। धारी तक 17 मील का पहला दिन था। दूसरी सुबह मोरनाला पर खा पीकर हमने देवीधुरा पर रात गुजारी और शाम तक पाली पहुंचे, स्त्री के मरने के 5 दिन के बाद। गांव के लगभग 50 स्त्रियां और पुरुष और बच्चे आतंक में थे। जब मैं पहुंचा तो सूर्य अभी डूबा नहीं था, परंतु सारा गांव द्वार बंद करके घरों के अंदर था। मेरे आदमियों ने आंगन में आग जलाई। मैं चाय पी रहा था तो देखा कोई दरवाज़ा खुला और डरे डरे से कुछ लोग बाहर निकले। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिन से किसी ने घर की दहलीज नहीं पार की थी। आंगन की गंदगी ने इस बात की पुष्टि की थी। लोगों के पास भोजन समाप्त हो रहा था। यदि बाघ मारा या भगाया ना गया तो वो सब भूखे रह जाएंगे। बाघ अब भी आसपास था, यह निश्चित था। 3 रातों से वो सड़कों पर गर्जना करता हुआ सुना गया था। सड़क घरों से केवल 100 गज की दूरी पर थी। उसी दिन वो गांव की ढलान पर हुई जुताई वाले खेत में देखा गया था। गांव के मुखिया ने बड़े प्यार से मुझे एक कमरा दे दिया था। हम 8 लोग थे। एक कमरे में सबका रहना कठिन था। फिर उस कमरे का एकमात्र द्वार गंदगी से भरे आंगन में खुलता था। मैंने बाहर खुले में सोना मंजूर किया। रात को बहुत हल्का भोजन करके मैंने देखा कि मेरे सारे आदमी दरवाज़ा बंद करके सो गए। मैं भी सड़क के किनारे एक पेड़ से टेक लगाकर निशाना साध कर बैठ गया। गांव वालों ने कहा था कि बाघ को रात में सड़क के किनारे चहलकदमी करने की आदत है।
चांद पूर्णिमा का था। मैंने सोचा आज मैं उसका शिकार कर ही लूंगा, यदि मैंने उसे पहले देख लिया तो। जंगल में मैंने बहुत सारी रातें काटी थी शिकार का खेल खेलने के लिए, परंतु यह पहली बार था कि मैं नरभक्षी की खोज में निकला था। मेरे ठीक सामने की सड़क चांदनी की किरणों से चमक रही थी, परंतु मेरे दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने साए तेज हवा में झूल रहे थे। हिलते हुए सायों में मुझे 1 दर्जन बाघ मेरी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। उस समय अपने ऊपर अफसोस हुआ कि मैंने अपने को नरभक्षियों की दया पर क्यों छोड़ दिया। गांव की ओर लौटने का साहस मुझ में था नहीं। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इतना डर गया था कि जानबूझकर लिया हुआ काम पूरा करना संभव नहीं था। मेरे दांत किटकिटा रहे थे, कुछ डर से और कुछ ठंड से। मैं सारी रात सर्दी में बैठा था। बर्फीली पहाड़ियों पर सुरमई भोर उतर रही थी। मैंने अपने घुटने मोड़कर सिर टिका लिया। 1 घंटे बाद जब मेरे आदमी मुझे खोजते हुए आए तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैंने किसी बाघ को ना तो देखा था ना ही सुना था। गांव में पहुंचकर मैं अपने साथियों को ढूंढने लगा। वो लोग हैरान थे कि मैं जीवित कैसे बचा। मैं चाहता था कि वो मुझे उन घरों में ले जाए जहां के सदस्य समय समय पर मारे गए थे। उनमें से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं था। मुझे उन्होंने आंगन से ही उस दिशा की ओर संकेत करके दिखा दिया जहां बाघ ने लोगों की हत्या की थी। जिस हादसे के कारण मैं यहाँ आया था उसकी साक्षी कोई 20 लड़कियां दुर्घटना का एक एक विस्तार बताने को उत्सुक थीं। लड़कियां एक समूह में मध्याह्न से 2 घंटे पहले अपने पशुओं के भोजन के लिए बांज के पेड़ के पत्ते लेने गई थीं। आधा मील चलने के बाद वो पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटने लगी। पीड़िता और 2 दूसरी लड़कियां घाटी के किनारे वाले पेड़ पर चढ़ गई। बाद में मैंने देखा कि वो घाटी 4 फीट गहरी और 12 फीट चौड़ी थी। जरूरत के पत्ते लेकर वो पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसी समय बाघ चुपचाप सबकी नजरों से बचकर आया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उस स्त्री के पैर को पकड़ लिया। स्त्री के हाथ से पेड़ की शाखा छूट गई और वो नीचे की ओर फिसलने लगी। बाघ ने उसे घाटी की ओर खींचा और उसका पैर छोड़ दिया। स्त्री उठने के लिए संघर्ष कर रही थी कि बाघ ने उसे गले से पकड़ लिया। उसको मारने के बाद स्त्री के साथ घाटी की दूसरी ओर छलांग लगा दी और घनी झाड़ियों में गायब हो गया। ये सारी दुर्घटना उसी पेड़ पर चढ़ी लड़कियों से कुछ फुट की दूरी पर हुई। शेष सारी स्त्रियों ने इस हादसे को आंखों से देखा। जो ही बाघ और वो स्त्री ओझल हुए, आतंकित स्त्रियां और लड़कियां गांव की ओर भाग गईं। गांव के पुरुष दोपहर का खाना खाने घर आए थे। सब इकट्ठे हुए और ढोल लेकर या कोई भी धातु का बर्तन लेकर बजाते हुए जंगल की ओर चले गए। पुरुष आगे आगे और स्त्रियां पीछे पीछे। घाटी पर पहुंचकर सबके सामने एक ही प्रश्न था कि अब क्या करें। अब इस पर विचार हो ही रहा था कि कोई 30 गज की दूरी से बाघ की गर्जना सुनाई दी। विचार विमर्श तो एक तरफ रह गए। सभी लोग हड़बड़ाहट में पीछे मुड़े और एक साथ गांव की ओर भागे। भगदड़ मच गई। कुछ देर के बाद जाकर सांस में सांस आई और तब शुरू हुआ एक दूसरे पर दोषारोपण। पहले कौन भागा, क्यों भागा, इतने डरपोक हैं हम। खैर, फिर एक बात पर सब राजी हुए कि यदि हम इतने ही बहादुर हैं तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तीसरी बार घाटी के पास पहुंच गए। इस बार उनमें से एक बंदूकधारी ने गोली चला दी। गोली की आवाज से बाघ गरजता हुआ झाड़ियों के पीछे से निकल कर आया। इसके बाद स्त्री के बचाव का अभियान त्याग दिया गया। मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने झाड़ी के पीछे गोली क्यों नहीं दागी। उसका उत्तर था, बाघ पहले ही चिढ़ गया था। यदि इसे गोली लग जाती तो वो निश्चित रूप से मुझे मार डालता। उस दिन की सुबह मैंने 3 घंटे तक गांव के चक्कर लगाए कि शायद कहीं बाघ के पैरों के निशान मिल जाए। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बाघ से अचानक सामना न हो जाए। एक स्थान पर घने पेड़ों से भरी घाटी में जब मैं झाड़ियों के चक्कर लगा रहा था तब कलगी मुर्गियां फड़फड़ाती हुई झाड़ियों में से निकली और मुझे लगा कि मेरे दिल की धड़कन सदा के लिए रुक गई है। मेरे सहायकों ने अखरोट के पेड़ के नीचे सफाई करके मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर दी। सुबह के नाश्ते के बाद गांव के मुखिया ने मुझे गेहूं की फसल काटने वालों की सुरक्षा के लिए वहीं रुकने की प्रार्थना की। उसने कहा कि मजदूर मेरी उपस्थिति में ही फसल काटेंगे, नहीं तो ये काम हो ही नहीं पाएगा। आधे घंटे के बाद किसान और उनके घर के लोगों ने बहुत कठोर परिश्रम से 5 बड़े खेतों से फसल काटकर ढेर लगा दिए। मैं और मेरे सहायक बड़ी राइफलों के साथ पहरे पर खड़े रहे। बस घरों के कुछ खेत बचे थे जिन्हें कटवाना मुखिया के अनुसार आसान था।
गांव में काफी सफाई करवाई गई थी और एक कमरा मेरे लिए तैयार कर दिया गया था। दरवाजे पर कांटेदार झाड़ियां लगा दी गई थी ताकि बाघ अंदर ना आ सके और हवा भी आ जा सके। पिछली रात की नींद की भरपाई भी हो सकेगी। मेरी उपस्थिति से गांव वालों का हौसला बढ़ गया था। वो अब निश्चित भाव से घूम रहे थे, परंतु अब भी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं आया था कि वो मुझे जंगल में घुमा सके, जबकि ये मेरे लिए बहुत आवश्यक था। ये लोग जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, इसलिए वो चाहते तो मुझे वहां वहां घुमा सकते थे जहां कम से कम बाघ के पैरों के निशान तो दिख सकते थे। नरभक्षी बाघ था, ये तथ्य था ही, परंतु यह जवान था या वृद्ध, मादा थी या नर, ये उसके पंजों के निशानों से मैं पता कर सकता था। सुबह जल्दी से चाय पीकर मैंने बताया कि मैं अपने आदमियों के लिए मांस लेना चाहता हूँ। गांव वालों से कहा कि जहां मुझे घुराल यानी कि माउंटेन गोट मिल सके वहां का रास्ता बता दें। गांव चोटी के पूर्व पश्चिम में बसा था। ठीक नीचे सड़क पर वही जगह थी जहां पिछली रात पहाड़ी गिरी थी। मुझे बताया गया कि घास से भरी ढलान पर बहुत सारे घुराल मिलने की संभावना थी। बहुत से लोग मुझे वो जगह दिखाने के लिए तैयार हो गए। मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर होने नहीं देना चाहता था। मैंने 3 आदमी चुने। मुखिया से कहा कि यदि जैसा कि वो कह रहे हैं मुझे घुराल मिले तो 2 मैं गाँव को दे दूंगा और 1 अपने सहायकों के लिए रख लूंगा। सड़क पार करके हम सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़े। हम सब दाएं बाएं बड़ी सतर्कता से देखते हुए जा रहे थे। आधे मील की ढलान पर सामने घाटियां दिखाई देने लगी। घाटियों की संधियों में से दाईं ओर पत्थरों और घास से ढकी ढलान भी दिखाई देने लगी। मैं कुछ क्षणों के लिए वहां बैठकर ढलान को निहार रहा था। मैंने अपनी पीठ चीड़ के पेड़ पर टिकाई हुई थी। तभी मुझे पहाड़ी के ऊपर कुछ हरकत दिखाई दी। ये हलचल दोबारा हुई तो मैंने देखा एक घुराल कान फड़फड़ा रहा था। वो घास में खड़ा था और उसका सिर दिखाई दे रहा था। मेरे साथ के लोगों ने अभी उसे देखा नहीं था। अब तक उसका सिर भी पत्तों में घुल मिल गया था। मैं उनको साफ साफ दिखा भी नहीं पा रहा था। उनको सामान्य इशारा देकर मैं उन्हें बैठने और मेरी ओर देखने का निर्देश देकर निशाना साधने लगा। मेरे पास पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल थी। इस शस्त्र में लक्ष्य भेदने की बला की शक्ति थी, फासला चाहे कितना भी क्यों ना हो। यहाँ दूरी 200 गज की थी। मैं चीड़ की जड़ पर सुविधा से राइफल टिकाकर लेट गया और सावधानी से मैंने गोली चला दी। काले कारतूस से निकले धुएं से मेरा दृश्य धूमिल हो गया था। आदमियों ने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरी गोली या तो पहाड़ से टकरा गई या फिर सूखे पत्तों पर गिर गई। फिर मैंने राइफल में कारतूस डालकर निशाना साधा। उसी समय मैंने देखा कि जिस स्थान पर मैंने गोली चलाई थी वहां की घास हिली। घुराल का पिछला हिस्सा दिखाई दिया। जब वो घास से मुक्त हुआ तो पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। तीव्र गति से नीचे आकर घास में धंस गया। वहां पहले से लेटे 2 घुराल उठ गए और सबको चेताने के लिए छींक जैसी आवाज निकाली। ये 2 पशु घास में से निकलकर भागते हुए पहाड़ी से ऊपर की ओर चले गए। अब वो मेरे और भी निकट आ गए थे। मैंने प्रतीक्षा की कि बड़े वाले घुराल की गति धीमी हो। उसके सामने आते ही मैंने उसकी पीठ पर गोली दागी। दूसरा वाला ज्यों ही मुड़ा उसके कंधे पर गोली चलाई। कई बार अवसर ऐसे भी आते हैं जब असंभव को संभव बना लिया जाता है। बहुत ही कष्टकारी स्थिति में लेटकर 60 डिग्री के कोण पर 200 गज की दूरी से निशाना लेकर फायर करना 1 लाख में से 1 शॉट के भी सही होने की संभावना नहीं हो सकती। फिर भी भारी सिक्के की बनी गोली काले बारूद से धकेली जाकर एक बाल भर भी इधर उधर ना जाकर सीधे अपने लक्ष्य पर जा टकराई और पशु की तत्काल मृत्यु हो गई। और फिर सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी जो बीच बीच में छोटी छोटी तंग घाटियों उबड़ खाबड़ पत्थरों से भरी हुई थी, उस पर से फिसलकर मृत जानवर उस स्थान पर जा गिरा जहां उसके 2 साथी गिरे पड़े थे। उसकी ठोकर लगने से वो दोनों घुराल खिसकते हुए लुढ़कते हुए पहाड़ी की ढलान से छोटी सी तंग घाटी में तीनों जा गिरे। गांव के आदमियों ने पहले कभी राइफल को चलते हुए नहीं देखा था। उनकी हैरानी और खुशी देखना मनोरंजक था। जब वो गिरते पड़ते हुए घाटी से जानवरों को उठाकर लाने के लिए जा रहे थे, नरभक्षी उस समय उनके ध्यान से कुछ देर के लिए उतर चुका था। यह अभियान मेरे लिए कई प्रकार से बड़ी सफलता लेकर आया था। पहला लाभ तो यह हुआ कि सब लोगों को मांस का राशन मिल गया। दूसरे, मैंने गांव वालों का विश्वास जीत लिया। सभी जानते हैं कि शिकार के कितनी तरह के किस्से बुने जाते हैं। इन कहानियों की आवृत्ति में भी कभी आनंद का तत्व फीका नहीं पड़ता। मैं सुबह का नाश्ता कर रहा था। उस समय कुछ दूर घुरालों की चमड़ी उतारी जा रही थी। मेरे साथ शिकार पर आए 3 आदमी 3 जगह बट गए थे। इन तीनों की कल्पना को खुली छूट मिल गई थी।
वहां एकत्र हुए लोगों की भीड़ में से विस्मय से जन्मी तरह तरह की आवाज़ें मुझ तक पहुंच रही थीं, विशेषकर तब जब मेरे साथ मजे ले लेकर वो शिकार के विस्तार बता रहे थे। कैसे साहब ने 1 मील की दूरी से घुरालों का शिकार किया था, कैसे उस जादू की गोली ने इन जानवरों को मारा, वे सब इतने चमत्कृत थे कि साहब के चरण छूने पहुंच गए थे। दोपहर के भोजन के पश्चात गांव के मुखिया आए और पूछने लगे कि मुझे साथ के लिए कितने आदमी चाहिए। बहुत सारी उत्साहित भीड़ में से मैंने 2 पुराने आदमी और कुछ गांव के लोग साथ में ले लिए। वो मुझे उस अभागी स्त्री के घर तक ले गए जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। हमारे पहाड़ी लोग अधिकतर हिंदू हैं। वो मृतक का दाह संस्कार करते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य शेर का भोजन बन जाता है तो वे शव का कोई भी अवशेष खोजकर उसका संस्कार कर देते हैं। अभी तक उस स्त्री का संस्कार होना बाकी था। परिवार ने मुझसे मृतक के शरीर का कोई भी अंश खोजकर लाने की प्रार्थना की। बचपन से ही मैंने जंगल के कुछ संकेतों को देखकर उनकी व्याख्या करने का शौक पाला था। वर्तमान में मेरे पास उस कांड के साक्षी लोगों के बयान थे, परंतु ऐसे साक्ष्य बहुत बार विश्वसनीय नहीं होते। जंगल में मिलने वाले संकेत जो कुछ हुआ उसके सत्य आलेख होते हैं। घटनास्थल पर पहुंचकर मैंने अनुमान लगाया कि बाघ सबसे नजर बचाकर वृक्ष तक अचानक पहुंचा कैसे। रास्ता केवल एक ही था, वो वृक्ष से जुड़ी तंग खाई के ऊपर से आया होगा। खाई से लगभग 100 गज नीचे उतरकर फिर ऊपर तक पहुंचकर मैंने बाघ के पैरों के निशान देखे। 2 पत्थरों के गिरने से वहां की मिट्टी नरम थी, इसलिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे। इसी से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अधेड़ा अवस्था की मादा बाघिनी थी। वो अवश्य खाई से 10 गज ऊपर बड़े पत्थर के पीछे लेटी होगी, शायद पेड़ से उस औरत के नीचे उतरने की प्रतीक्षा में। स्त्री ने सबसे पहले पत्ते काट लिए थे और वो 1-2 इंच की गोलाई की शाखा को पकड़कर नीचे उतर रही थी जब बाघिन ने अपने पीछे की टांगों के बल पर खड़ी होकर उस औरत के पैर पकड़ के खाई में खींच लिया होगा। स्त्री के हाथ से पत्ते और शाखा छूट गई। शाखा पर उसकी उखड़ी हुई खाल चिपकी थी। तंग घाटी में उसके संघर्ष के निशान थे। जमीन पर सूखे हुए रक्त की छाप थी। वहां से खून की एक रेखा दूसरे किनारे तक गई हुई थी। वहीं एक झाड़ी के पीछे बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। वहां के लोगों का विश्वास है कि नरभक्षी सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं। ये गलत है। वो पशु अपने शिकार का सारा शरीर, यहाँ तक कि खून से सने कपड़े तक खा डालता है, यदि कोई बाधा ना हो तो। ये मेरा एक बार का अनुभव है। खैर, ये अनुभव फिर कभी बताऊंगा। वर्तमान घटना में हमें शिकार के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। साथ लाए हुए कपड़े में लपेटकर वो परिवार को सौंप दिए गए। अवशेष इतने कम थे, फिर भी संस्कार के लिए काफी थे। उच्च जाति की उस स्त्री की अस्थियां अब माँ गंगा तक पहुंच जाएंगी, उनको विश्वास था। चाय पीने के बाद मैं एक और त्रासदी के स्थान पर गया। सरकारी सड़क से गांव को अलग किया गया था। सड़क के उस पार एक आदमी की कुछ एकड़ जमीन थी। सड़क के ऊपर की ओर उसने एक झोपड़ी बना ली थी। 2 कमरों की उस झोपड़ी में उस आदमी की पत्नी, 4 साल की बेटी और 6 साल का बेटा और 2 बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें घास काटने के लिए पहाड़ी पर गई। अचानक बाघिन आई और बड़ी बहन को उठाकर ले गई। कोई 100 गज तक छोटी बहन हाथ में दरात लिए, उसे छोड़ दो, मुझे ले जाओ, चीखती हुई पीछे भागी। वीरता के इस अविश्वसनीय कार्य को मुख्य गांव के लोगों ने देखा था। बाघिन ने मृत स्त्री को कुछ दूर जाकर जमीन पर डाल दिया और पीछा करने वाली स्त्री की तरफ मुड़ी। एक भयानक दहाड़ के साथ वो उस बहादुर स्त्री पर झपटी। स्त्री एकदम मुड़ी और पहाड़ी से नीचे भागते हुए सामने गांव के अंदर चली गई। कदाचित वो गांव वालों को वो सब बताना चाहती थी जो वो पहले से जानते थे। स्त्री के अस्पष्ट और असंगत आवाजों का कारण गांव के लोग भय और उत्तेजना समझ रहे थे। गांव वाले शेर को भगाने के लिए तैयार होकर गए थे, परंतु असफल रहे। लौटने पर ही उन्हें पता चला कि वो वीर बाला अपनी वाणी ही खो चुकी थी। मैं जब झोपड़ी की तरफ जा रहा था तो ये कहानी मुझे बताई गई थी। जब मैं वहां तक पहुंचा तो लड़की कपड़े धो रही थी। वो पिछले 12 महीनों से गूंगी थी। वो सामान्य लग रही थी, बस उसकी आंखों में एक प्रकार की थकान थी। मैंने उसे बताया कि मैं उस बाघिन को शूट करने आया हूँ जिसने उसकी बहन को मारा था। उसने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पांव छू लिए। मुझे उस समय लगा कि मैं एक ढोंगी हूँ। ये सच है कि मैं नरभक्षी को मारने का संकल्प करके आया था, परंतु इस पशु के बारे में प्रसिद्ध था कि वो एक ही इलाके में दूसरी बार शिकार नहीं करता। उसका कार्य क्षेत्र कई 100 वर्ग मील था। मेरा लक्ष्य पूरा होना उतना ही कठिन था जितना भूसे के ढेर में सुई को खोजना।
मैंने बहुत दिन पहले नैनीताल में ही बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। पहली योजना पर मैं अमल कर चुका था, उस पर दोबारा कोशिश करना सही नहीं था। दूसरी योजनाएं यहाँ आकर आकर्षक नहीं लग रही थीं। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई परामर्श देने वाला भी नहीं था, क्योंकि कुमाऊं में ये पहला नरबख्शी था। परंतु कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं 3 दिन सुबह से शाम तक जंगल में घूमता रहा। गांव वालों ने जहां जहां बाघिन के होने की संभावना बताई, मैं वहां वहां गया। मैं यहाँ कुछ समय के लिए अपनी कहानी को विराम दूंगा। गांव वालों में एक अफवाह फैल गई थी कि मैं कई बार पहाड़ी स्त्री की वेशभूषा बनाकर जंगल में जाता हूँ। नरबख्शी मुझसे आकर्षित होकर मेरे पास आता है तो मैं उस धनात से या कुल्हाड़ी से उसको मार देता हूँ। मैंने एक बार गांव की किसी स्त्री से साड़ी मांगकर लपेटी और बैठकर घास काटने लगा, या किसी पेड़ पर चढ़कर पत्ते काटे, परंतु ये छल कभी सफल नहीं हुआ। हाँ, 2 बार एक बाघ पेड़ के पीछे छुपकर बैठा रहा या फिर किसी गिरे हुए पेड़ के पीछे लेट गया। उसने मुझे कभी शूट करने का मौका नहीं दिया। इस प्रकार इस अफवाह का खंडन हुआ। इस कहानी के आगे हुआ ये कि मैं जान गया कि बाघिन इस क्षेत्र से निकल चुकी है। पाली के निवासियों को निराश करके भी मैंने निर्णय किया कि 15 मील दूर पाली के पूर्व में चला जाऊंगा। प्रातः उठकर वहां से चल दिया और धूना घाट में जाकर नाश्ता किया। शाम तक मैं चंपावत पहुंच गया। इस क्षेत्र में सड़कें असुरक्षित मानी जाती थी। लोग एक गांव से दूसरे गांव बाजारों में जाने के लिए बड़े समूहों में जाते थे। इसलिए धूना घाट से चलकर चंपावत तक तो पहुंचे तो हमारी 8 जन की पार्टी की संख्या 30 तक जा पहुंची थी। उन लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जो 2 महीने पहले चंपावत आए थे। उन्होंने मुझे बहुत दयनीय कहानी सुनाई थी। ये सड़क कुछ मील चंपावत के साथ पहाड़ी के दक्षिण में घाटी के साथ साथ 50 गज तक चलती है। हम लोगों में से 20 लोग चंपावत के बाजार की ओर जा रहे थे। सड़क पर जाते जाते दोपहर के बाद एक मनुष्य के कराहने की आवाज़ ने हमें चौंका दिया। ये आवाज़ नीचे घाटी में से आ रही थी। हम सब इकट्ठे होकर चलने लगे। धीरे धीरे ये आवाज़ नज़दीक आ रही थी। सड़क के किनारे हमने घाटी में झांका तो एक टाइगर दिखाई दिया। उसने एक वस्त्रहीन स्त्री को उठाया हुआ था। हम सब भय से कांप रहे थे। औरत के बाल बाघ के एक और जमीन पर लटके थे और पैर दूसरी ओर। बाघ ने उसे कमर से पकड़ रखा था। स्त्री छाती पीट रही थी, मदद के लिए कभी भगवान तो कभी इंसान को पुकार रही थी। हमारी आंखों के सामने कोई 50 गज आगे तक बाघ अपने भोजे के साथ आगे निकल गया। जब चीखें दूर से सुनाई देनी बंद हो गई तो हम सब आगे बढ़ गए। और तुम 20 लोगों ने कुछ नहीं किया? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हम डर गए थे, और डरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? यदि हम उसे बचाने की कोशिश भी करते तो बाघ गुस्सा जाता, हमारे लिए मुसीबत बन जाता। फिर खून से लथपथ वो स्त्री तो अपने घावों से यूं भी मर जाती। मुझे बाद में पता चला कि वो औरत चंपावत के पास के एक गांव से थी। जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी जब बाघ उसे उठाकर ले गया। उसके साथियों ने शोर मचाया, गांव की ओर भागकर सबको बताया। तब तक ये 20 आदमी भी पहुंच गए। सब मिलकर उस रास्ते पर चल पड़े और उस औरत को बचाने के लिए। अब आगे की कहानी वही लोग कहें तभी बेहतर होगा। जब उस स्त्री को बचाने के लिए हम निकले तो हम 50 या 60 लोग थे। बहुत से लोगों के पास बंदूकें थीं। जहां से वो औरत उठाई गई थी उस स्थान से एक फर्लांग आगे हमें उसके कपड़े मिले। वहीं से आदमियों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए, बंदूकों से गोलियां दागने लगे। इसी प्रकार से 1 मील से ज़्यादा चलकर घाटी के सिरे तक पहुंच गए। वहीं हमें वो औरत मिली जो कन्या से जरा सी बड़ी थी। एक बड़ी शिला पर उसका शव मिला। बाघ ने उसका शरीर चाट चाट कर साफ कर दिया था, पर अभी तक उसे छुआ नहीं था। हमारी टोली में कोई स्त्री न होने के कारण हमने मुंह फेरकर किसी के दिए गमछों से उसे लपेट दिया। शिला पर लेटी हुई वो ऐसे लग रही थी जैसे सोई हो, और छुएंगे तो अभी जाग जाएगी। बंद दरवाजों के पीछे लंबी रातों में जागते हुए ऐसे अनुभव दोहराए जाते हैं। जीवन भर नरभक्षी पशुओं के देश में भयावह वातावरण में रहते हुए निवासियों के जीवन और मृत्यु के प्रति दृष्टिकोण और चरित्र में क्या परिवर्तन आ सकता है। बाहर से आने वाले व्यक्ति को लगता है कि वो ऐसे कठोर यथार्थ धरातल पर पैर रख रहा है जहाँ का नियम ही घोर हिंसा करना है। तेज दांतों वाले बाघ और तेंदुए मनुष्य को अंधेरी गुफाओं में रहने पर विवश कर देते हैं। चंपावत के दिनों में मैं बहुत छोटा और अनुभवहीन था, फिर भी उस शापित भूमि पर कुछ समय बिताकर मुझे विश्वास हो गया कि नरभक्षी के भयावह साए में रहने से अधिक बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद के 32 वर्ष के अनुभव ने इस विश्वास को और दृढ़ कर दिया। चंपावत के तहसीलदार को
मेरे बारे में अनुशंसा के पत्र दिए गए थे। एक रात वो मेरे डाक बंगले पर आया और उसने परामर्श दिया कि मैं कल ही कुछ मील दूर एक बंगले में रहूं। उस बंगले के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इन नरबख्शियों ने मार डाला था। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं तहसीलदार के साथ उस बंगले की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैं नाश्ता कर रहा था कि दो आदमियों ने समाचार दिया कि वहां से 10 मील दूर एक गांव में बाघ ने एक गाय को मार डाला। तहसीलदार किसी जरूरी काम की बात करके चला गया। जाते समय रात को आकर मेरे साथ रहने का वादा कर गया। मेरे गाइड पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने के अभ्यासी थे। रास्ता ढलान वाला था। हम लोग बहुत कम समय में लक्ष्य पर पहुंच गए। वहां से मुझे गौशाला में ले जाया गया। मैंने देखा कि एक सप्ताह भर का बछड़ा तेंदुए ने मारकर आधा खाया हुआ था। उस समय तेंदुए को शूट करने का ना तो मेरे पास समय था ना ही इच्छा। मैंने गाइड को इनाम दिया और बंगले की तरफ चल दिया। तहसीलदार अभी पहुंचा भी नहीं था। अभी दिन के प्रकाश का 1 घंटा शेष था। मैं चौकीदार के साथ उस जगह पहुंचा जहां उसके अनुसार बाघ पानी पीने आता था। उस स्थान पर झरने का सिरा था। वहीं से सिंचाई के लिए पानी लिया जाता था। झरने के आसपास नर्म मिट्टी पर बाघ के पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान ताजे नहीं थे। फिर यह भी लगा कि ये निशान बाघ से काफ़ी अलग थे। इसकी परीक्षा मैंने पाली गांव की घाटी में की थी, जहां वो किशोरी मारी गई थी। बंगले पर वापस आया तो तहसीलदार आ चुका था। बरामदे में बैठकर मैंने उसे दिन के अनुभव बताए। उसने मेरी भटकन पर अफसोस जताया और उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि रास्ता लंबा है और इसी समय जाना उचित होगा। मुझे उसके कथन पर काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि दिन में उसने 2 बार मेरे साथ रुकने की बात कही थी। मुझे उसके ना रुकने पर कोई एतराज़ नहीं था। यहाँ बहुत बड़ा खतरा था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बरामदे से नीचे उतरकर अंधेरी रात में निकल गया। उसके पीछे उसका एक सेवक भी धुंधली रोशनी वाली लालटेन लेकर चला गया। मैंने टोपी उतारकर उस बहादुर आदमी का अभिवादन किया। उसके ओझल होने तक मैं खड़ा रहा, फिर अंदर आ गया। बंगले के बारे में मुझे एक कहानी कहनी है, पर अभी नहीं। ये पुस्तक जंगल की कहानियों की है। प्रकृति के नियमों से परे घटी घटनाओं के साथ इन कहानियों की संगति नहीं बैठती। दोस्तों, यहाँ कहानी रोक के मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। एक तो जिम कॉर्बेट ने बोला है कि ये घटना पैरानॉर्मल है, इसलिए यहाँ नहीं कहीं और बताएंगे। बाद में उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, लेकिन इसके बारे में बताया नहीं। लेकिन कुछ रिसर्च पेपर पढ़ के मैंने इस बारे में वीडियो बनाया है। एक तो मेरे स्टोरी चैनल में ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, चंपावत भूतिया बंगला ऐसा कुछ टाइटल है उसका। और दूसरा मेरा जो मेन चैनल है विवेक अवस्थी व्लॉग्स, उसमें भी एक वीडियो है कि उस रात क्या हुआ था चंपावत के भूतिया बंगलों में। वो सारी बातें तथ्यों पर आधारित हैं। जिम कॉर्बेट के साथ उस बंगले में बहादुर खान भी था, जो कि जिम कॉर्बेट की बहन, जो कि मैगी नहीं थी, उनकी दूसरी बहन को उन्होंने बताया था। वो सारी बातें वहाँ से आई हैं। दूसरी बात, पिछली बार मैंने ये कहानी कहीं की थी तो उसमें मैंने ये वर्ड यूज़ किए थे कि तहसीलदार आया, तहसीलदार गया। किसी ने कमेंट लिखा था कि तहसीलदार की पावर के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, अगर पावर मालूम होगा तो आया गया नहीं करोगे। उन महाशय को मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं पैदा हुआ था तो मैं तहसीलदार का ही बेटा था। मेरे पिताजी उस टाइम तहसीलदार थे। जब मैं 10 साल का था तो वो एसडीएम बन गए थे। लेकिन अगर बुक में आया गया लिखा है तो मैं आए गए कैसे कर सकता हूँ? इस बुक में लिखा हुआ है कि आया गया, तो मैं जब बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे वही बोलना पड़ेगा जो उसमें लिखा है। मैंने यहाँ क्लैरिफाई किया कि वो सज्जन या किसी और को भी लग सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्लैरिफाई किया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन सुबह मैं फलों के बाग और चाय बागान में चला गया, फिर झरने पर नहाया। दोपहर को तहसीलदार आ गया। चंपावत से उसके कुशलतापूर्वक लौटने पर मुझे बहुत चैन मिला। मैं तहसीलदार से बातें करते हुए नीचे की ओर सड़क देख रहा था। दूर खेतों से घिरे गांव की ओर से आता हुआ एक व्यक्ति दिखा। वो पहाड़ी पर चढ़ रहा था, कभी तेज चलता हुआ तो कभी भागता हुआ। स्पष्ट था कि वो कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आया था। मैंने तहसीलदार से कहा, मैं अभी आता हूँ, और तेजी से उतरने लगा। जब उस आदमी ने मुझे आते हुए देखा तो वो सांस लेने के लिए बैठ गया। जो ही मैं उसकी आवाज़ सुनने लायक फासले तक पहुंचा, उसने ऊंची आवाज़ में कहा, जल्दी आइए साहब, बाघ ने एक लड़की को मार डाला। मैंने उससे कहा, वहीं बैठे रहो। मैं मुड़कर भागता हुआ बंगले तक पहुंचा। अपनी राइफल और कुछ गोलियां लेते हुए मैंने तहसीलदार को खबर दी और उससे यह भी कहा कि वो मेरे पीछे पीछे गांव में आ जाए। वो आदमी जो मुझे बुलाने आया था उन लोगों में से था जिनकी जीभ और टांगें एक साथ काम नहीं कर सकती। जब उसका मुंह खुलता वो पत्थर जैसा हो जाता, और जब वो भागने लगता
तो मुंह बंद हो जाता। मुझे कहना पड़ा, मुंह बंद रखो और रास्ता बताओ। सो हम सब चुपचाप नीचे की ओर भागने लगे। गांव में उत्तेजित स्त्री पुरुष और बच्चे हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसा सदा होता है, सब के सब एक साथ बोल रहे थे। एक आदमी इस शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था, परंतु कोई सुन नहीं रहा था। मैं उसे अलग ले गया और कहा, मुझे तसल्ली से बताओ कि क्या हुआ और कैसे हुआ। गांव से एक फरलांग आगे शाहबलूत वृक्षों के पत्तों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, कोई 12 लोग ढलान की सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे जब बाघ अचानक आया और एक 16-17 साल की लड़की को पकड़ लिया। शेष सब लोग गांव की तरफ भाग गए। एक आदमी को बंगले की ओर भेजा गया ताकि आपको समाचार दिया जा सके। इस आदमी की पत्नी उस समय वहीं थी। उसने पहाड़ी के ऊपर पेड़ की ओर संकेत करके बताया कि वहां बाघ उस लड़की को ले गया था। समूह के लोगों ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि बाघ किस दिशा में लड़की को लेकर भाग गया था। भीड़ को मैंने बिना शोर किए मेरे आने तक गांव में ही रहने का आदेश दिया। मैं पेड़ की ओर चला गया। वहां का मैदान काफी बड़ा था। समझ नहीं आया कि इतना बड़ा बाघ 12 लोगों की नजरों से बचकर कैसे आया। उन्हें पता तब चला जब लड़की के गले से रूंधी हुई आवाजें निकली। लड़की को जहां पर मारा गया था वहां खून की एक तलैया सी बन गई थी और ठीक उसके दूसरी ओर एक टूटा हुआ चमकीले नीले मनकों का नेकलेस पड़ा हुआ था। कदाचित लड़की ने गले में पहना होगा। इस स्थान से एक पगडंडी पहाड़ी के ऊपर की ओर जा रही थी। बाघिन के जाने का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक ओर रक्त के धब्बे दिख रहे थे, जिस ओर लड़की का सिर लटका होगा, दूसरी ओर उसके पैरों के घिसटने के निशान। आधा मील ऊपर जाकर मुझे लड़की की साड़ी मिली। पहाड़ी पर थोड़ा और ऊपर जाकर उसका पेटीकोट मिला। एक बार फिर बाघिन वस्त्रहीन स्त्री को उठाकर लेकर जा रही थी। शुक्र है इस बार ये बोझा मृत था। पहाड़ी की चोटी के पास पगडंडी काले कांटों की घनी झाड़ी में से निकल रही थी। कांटों में लड़की के स्याह काले बालों की लंबी लटें उलझी हुई थीं। उसके पीछे बिच्छू बूटी बिछी हुई थी जिस पर से बाघिन निकली थी। मैं उस मार्ग से बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था जब किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो राइफल लिए एक आदमी दिखाई दिया। मैंने उससे पूछा कि मेरा मना करने पर भी वो मेरे पीछे क्यों आया है। उसका उत्तर था, तहसीलदार ने भेजा है। मैं उनकी आज्ञा कैसे टाल सकता था। वो अपनी बात पर अटल दिखा। बहस करने का मतलब था कीमती समय गंवाना। मैंने उसे भारी जूते उतारने के लिए कहा। उसने जूते झाड़ी के पीछे छुपा दिए। फिर उसे मैंने हिदायत दी कि वो मेरे पास पास रहे और पीछे की ओर ध्यान रखे। मैं बहुत पतली जुराबे, निक्कर और रबड़ सोल के जूते पहना था। बिच्छू बूटी के आसपास कोई रास्ता न होने के कारण मैं बाघिन के पैरों के निशान के ऊपर पांव रखकर बहुत तकलीफ से चला। उसके बाद एकाएक पगडंडी बाएं को मुड़ गई और फिर बहुत ऊंचाई से सीधे नीचे की ओर। यह मार्ग बौने बांसों के पौधों से ढका हुआ था। 100 गज नीचे रक्त की रेखा तंग जलधारा में गई थी। लगता है कि बाघिन काफी कठिनाई से वहां से गुजरी थी क्योंकि आसपास के पत्थर उखड़े हुए थे। मैंने जलधारा का 600 गज तक पीछा किया। जो जो हम आगे बढ़ रहे थे त्यों त्यों मेरा साथी उत्तेजित हो रहा था। कम से कम 12 बार उसने मेरी बांह पकड़कर रुंधे गले से कहा था कि उसे बाघिन की आवाज सुनाई दे रही है, कभी दाएं से, कभी बाएं से और कभी पीछे से। पहाड़ से नीचे उतरते हुए हमें कोई 35 फुट ऊंची नुकीली चोटी मिली। अब तक मेरा साथी नरभक्षी के शिकार से भर पाया था। मैंने उससे मेरे वापस आने तक एक शिला पर चढ़कर बैठने को कहा। बड़ी खुशी से वह ऊपर चढ़कर बैठ गया और मुझे संकेत किया कि वो आराम से है। मैं जलधारा के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ गया। एक बड़ी शिला का चक्कर लगाकर नदी 100 गज नीचे गिरकर बाईं ओर से आ रही गहरी सकरी घाटी में जा मिली। मिलन स्थल पर एक ताल सा बना हुआ था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने खून के धब्बे देखे। बाघिन ने लड़की को उसी जगह पर लाकर रखा था। मेरे आने से उसके भोजन में बाधा पड़ी थी। हड्डियों के टुकड़े बाघिन के पैर के निशान के आसपास बिखरे पड़े थे। इसमें धीरे धीरे रक्त मिला पानी भर रहा था। ताल के पास कोई चीज पड़ी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो है क्या। पास जाने पर पता चला कि वो मनुष्य की टांग है। नरभक्षियों का शिकार करते हुए कभी ऐसा दयनीय दृश्य देखने में नहीं आया। घुटने के नीचे से कटी हुई टांग इतनी सफाई से अलग की गई थी जैसे किसी ने कुल्हाड़ी से काटी हो। टांग को देखते देखते मैं बाघिन के बारे में भूल ही गया। अचानक मुझे लगा कि मैं तो बहुत खतरे में हूँ। जल्दी जल्दी मैंने राइफल उठाई और अपनी 2 उंगलियां ट्रिगर पर रखीं। ये करते हुए मैंने देखा कि कुछ मिट्टी 15 फुट नीचे जलधारा में छपाक से गिरी। मैं नरभक्षी के शिकार में नया था, इसलिए मैंने अपने आप को इस प्रकार के आक्रमण के खतरे में डाला।
मैंने तत्काल राइफल को ऊपर की ओर उठाया। कदाचित मेरी इस प्रतिक्रिया ने बाघिन को मुझ पर आक्रमण करने से रोक दिया और मैं बच गया। उसी ने किनारे के ऊपर से मिट्टी को नीचे ढकेला था। जलधारा का तट बहुत ऊपर और सीधी चढ़ाई करके जाने पर मिलता था। उस पर चढ़ना असंभव था, इसलिए मैं थोड़ी दूर चलकर जल में कूदा। ताल को पार करके दूर दूसरे किनारे पर पहुंचा। एक झाड़ी पकड़कर धीरे धीरे ऊपर तट पर गया। वहां छोटे बांस के पौधे फैले थे, वो आधे झुके हुए थे, धीरे धीरे सीधे हो रहे थे। इससे मालूम पड़ा कि बाघिन कुछ ही देर पहले यहां से निकली है। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे आगे को निकली हुई एक शिला दिखाई दी। बाघिन ने उसी के नीचे अपने शिकार को छोड़ा होगा और मुझे देखने किनारे तक आई होगी। अब बाघिन लकड़ी को लेकर जिस पगडंडी से निकली वो निर्जन चट्टानों की ओर जा रही थी। वो प्रदेश कठिन और खतरनाक था। वहां चट्टानों में दरारें और गहरे गड्ढे थे। इन पर पहाड़ी पौधों के जाल बिछे थे। बीच में एक सीढ़ी का पायदान सा नजर आ रहा था। धोखे से उस पर पांव रखने का अर्थ था अपना कोई अंग तोड़वाना या फिर मौत। इन परिस्थितियों में आगे बढ़ने पर बहुत देर लगती। इसका लाभ उठाकर बाघिन ने अपना भोजन पूरा करने के लिए इसी स्थान को चुना। मैंने एक बार बाघिन के विश्राम स्थल देखे होंगे। उस जगह से आगे रक्त की रेखा और भी स्पष्ट दिखाई देती। उसका ये 436वां शिकार था। अब तक उसे बचाव दलों के कारण भोजन करते समय बाधाओं की आदत पड़ चुकी थी, परंतु मैं समझता हूँ ये पहली बार हुआ जब इतनी देर तक लगातार किसी ने पीछा किया था। अब उसने गुर्राकर अपना विरोध जताना शुरू कर दिया था। एक बाघ के गुर्राने का महत्व समझने के लिए यह आवश्यक है मेरी जगह पर बैठकर देखा जाए। चारों ओर चट्टानें, बीच में घनी वनस्पति, उस पर सावधानी से पैर रखकर चलना अनिवार्य। एक भी पल की असावधानी से चट्टानों के बीच से सीधे गहरी खाई में गिरने का खतरा। अलाव के पास बैठकर पढ़ने वाले पाठकों से मुझे आशा नहीं है कि वो इस समय मेरी मानसिक स्थिति को समझ सकेंगे। गुर्राने की आवाज़ और आक्रमण का भय, दूसरी ओर एक उम्मीद भी कि यदि बाघिन को क्रोध आ गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मुझे अपना लक्ष्य पूरा करने का अवसर मिल जाएगा जिसके लिए मैं आया हूँ। दूसरे, इस पशु को दंड देकर अथाह पीड़ा देने का बदला भी ले सकूंगा। बाघिन का गुर्राना केवल एक संकेत था। जब उसे समझ में आया कि मैं पीछे हटने की बजाय तेजी से उसका पीछा कर रहा हूं, तो वो स्वयं ही पीछे हट गई। मैं लगभग 4 घंटे से उसके पद चिन्हों पर चल रहा था। हालांकि मैं बार बार जमीन पर उगी वनस्पति को हिलते हुए अनुभव कर रहा था, फिर कहीं भी मुझे उसके छिपने का स्थान दिखाई नहीं दिया। उधर पहाड़ियों के पीछे से उठते हुए साए मुझे चेतावनी दे रहे थे कि यदि मैं अंधेरे से पहले गांव पहुंचना चाहता हूं तो मुझे अपने कदम वापस ले लेने चाहिए। वो लड़की जिसकी टांग रास्ते में मिली थी हिंदू थी। संस्कार के लिए उसके शरीर का कोई अंश उसके रिश्तेदारों को चाहिए था, इसलिए तालाब के पास से गुजरते हुए मैंने एक गड्ढा खोदा और उस टांग को दबा दिया ताकि बाघिन उसे पा ना सके, फिर जब भी जरूरत हो उसे निकाला जा सके। चट्टान पर बैठे मेरे साथी ने मुझे देखकर चैन की सांस ली। बाघिन की गर्जना को सुनकर और मुझे लौटने में देर होती देखकर उसने सोच लिया था कि मैं भी उसका शिकार बन चुका था। बहुत स्पष्टता से उसने स्वीकार किया। उसकी चिंता ये थी कि वो अकेला गांव कैसे जाएगा। भरी बंदूक लिए हुए एक घबराए हुए आदमी के आगे आगे चलते हुए मुझे खतरनाक स्थिति का आभास हुआ। फिर उसके पीछे चलते हुए जब मैंने देखा कि वो फिसलकर गिर गया तो मैंने अपना विचार बदल लिया। उसकी बंदूक की नाल का मुख मेरी ओर था। ये बंदूक सेफ्टी कैच के बिना थी और जरा सी ठोकर लगते ही दनादन गोलियां चल सकती थी। उस दिन के बाद आइबर्टसन के अतिरिक्त मैं किसी और को साथ नहीं ले जाता था। ये पक्का नियम बना लिया था। कारण ये था कि यदि साथी निहत्था हो तो उसकी रक्षा करना कठिन हो जाता है, और यदि वो हथियार लिए हुए हो तो अपने आप को बचाना और भी कठिन हो जाता है। पहाड़ी के शिखर पर पहुंचे तो मेरा साथी छुपाए हुए जूते निकालकर पहनने लगा। मैं भी बैठकर सिगरेट पीते पीते कल के लिए योजनाएं बनाने में थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गया। बाघिन रात भर में अपना बचा हुआ शिकार खा लेगी और दिन में निश्चित रूप से चट्टानों पर लेट जाएगी। वहां पर उससे सामना होने की संभावना नहीं थी। यदि मैं उसे गोली नहीं मार पाया तो वो यहाँ से चली जाएगी और फिर उसे खोजना कठिन हो जाएगा। केवल गश्त लगाना ही एकमात्र उपाय था। उसके लिए मैं कितने लोगों को एकत्र कर सकूंगा इस पर निर्भर होगा। मैं पर्वत श्रेणियों के विराट प्रेक्षागृह के दक्षिणी छोर पर बैठा था। वहां दूर दूर तक कोई बसावट नहीं थी। एक जलधारा पश्चिम की ओर से आकर गहरी घाटी को काटती हुई नीचे की ओर जा रही थी। पूर्व की ओर एक धारा चट्टान से टकराकर उत्तर की ओर मुड़ी और पर्वत श्रेणी को छोड़कर तंग दर्रे से नीचे उतर गई। मेरे सामने की पहाड़ी लगभग 2000 फीट ऊंची थी और वो छोटी छोटी घास से ढकी थी। कहीं कहीं
चीड़ के पेड़ खड़े थे। पूर्व की ओर ढलुआ थी जिस पर कुछ नहीं था सिवाय एक घुराल के। यदि मैं पर्याप्त पुरुष इकट्ठे कर सका तो पर्वत श्रेणी की पूरी लंबाई नदी से ढलुआ पहाड़ी तक गश्त लगाते हुए यदि वो बाघिन को अस्थिर कर सके तो बाहर निकलेगी। उसका आराम करने का सहज स्थान तंग घाटी में था। सच तो यह है कि यह काम सरल नहीं था, क्योंकि उत्तर की ओर की पहाड़ी जहां मैं बाघिन को छोड़कर आया था वो 3.25 मील लंबा और आधा मील चौड़ा मार्ग घने जंगल वाला था। खैर, यदि गश्त लगाने वाले मेरे निर्देशों का पालन करेंगे तो मुझे मेरा शिकार मिलने के पर्याप्त अवसर थे। गांव में तहसीलदार मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने उसे सारी स्थिति समझा दी। उसे तुरंत अधिक से अधिक लोग इकट्ठे करने के लिए कहा। यह भी बताया कि कल जहां पर लड़की के कपड़े मिले थे उस पेड़ के नीचे मिले। तहसीलदार ने वादा किया और चंपावत की ओर चला गया। मैंने भी अपने बंगले की राह पकड़ी, ये सोच के कि काम हो जाएगा। दूसरे दिन पौ फटते ही मैं जाग गया, पेट भर करके खाना खाया और मैंने अपने आदमियों से सामान लेकर चंपावत पर मिलने को कहा। मैंने नीचे जाकर एक बार फिर उस क्षेत्र का जायजा लिया। मुझे अपनी योजना में कोई कमी नजर नहीं आई। मैं समय से काफी पहले निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। तहसीलदार को अधिक से अधिक लोगों को एकत्र करने में बहुत कठिनाई होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। ग्रामवासियों के दिल में नरभक्षी का भय भीतर तक समा गया था। अपने घरों की सुरक्षा छोड़कर आने के लिए उन्हें प्रेरित करना आसान नहीं था। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी पहुंचे। उसके बाद 2-2, 3-3, फिर 10 के समूह पहुंचने लगे। दोपहर तक 298 लोग आ गए। तहसीलदार ने सबको यह संदेश पहुंचा दिया था कि बिना लाइसेंस की बंदूकों को वो टोकेगा नहीं। जब जहां असला की आवश्यकता होगी दिया जाएगा। उस दिन जितने शस्त्र लाए गए उनसे एक संग्रहालय भर सकता था। जब सब लोग एक स्थान पर एकत्रित हुए तो गोला बारूद बांट दिया गया। फिर मैं उन्हें पहाड़ी की चोटी तक ले गया जहां लड़की का पेटीकोट पड़ा था। सामने की पहाड़ी पर चीड़ के वृक्ष की ओर संकेत करके मैंने बताया कि बिजली गिरने से उसकी छाल निकल गई थी। मैंने निर्देश दिया कि वो सब पर्वत श्रेणी के साथ साथ पंक्तिबद्ध हो जाएं और जब मैं अपना रुमाल हिलाऊं तो बंदूक वाले गोली चला दें और दूसरे ढोल बजाना शुरू कर दें, शोर मचाएं, बड़े बड़े पत्थर लुढ़काना शुरू कर दें। मेरे आने तक कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं ही सबको लेकर चलूंगा। जब मुझे विश्वास हो गया कि सब लोग मेरे निर्देशों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो मैं तहसीलदार के साथ आगे बढ़ा। उसके अनुसार वो मेरे साथ अधिक सुरक्षित है, क्योंकि बंदूकधारी की गोलियां किस ओर से चल जाएं भरोसा नहीं, कितनी जानें चली जाएं क्या पता। मैं लंबे और चक्करदार रास्ते से सामने की पहाड़ी पर पहुंचा और जले हुए चीड़ के वृक्ष तक मार्ग बनाया। यहां से पहाड़ी सीधे नीचे की ओर चली गई। तहसीलदार ने साफ सुथरे नए जूते पहने थे। जूतों से बने छालों को सहलाने के लिए जूते उतार कर वो बैठ गया और आगे जाने से इनकार कर दिया। पर्वत श्रेणी पर खड़े लोगों ने समझा कि मैं संकेत करना भूल गया हूँ। सबने गोलियां चला दी और खूब शोर मचा दिया। मैं अब भी तंग घाटी से 150 गज दूर था। ऊंची नीची पहाड़ियों से गुजरते हुए मैंने अपनी गर्दन को बचा कर रखा। इसका कारण यह था कि मेरा पालन पोषण पहाड़ी प्रदेश में हुआ था, इसलिए बकरी के पैरों की तरह मेरे पैर भी पक्के हो गए थे। मैंने पहाड़ी से उतरते हुए तंग घाटी के मुंह के पास नर्म हरी घास से सपाट जमीन का एक टुकड़ा देखा। इससे बेहतर जगह खोजने का समय ना होने के कारण मैं वहीं बैठ गया। पहाड़ी पर मैंने अपनी पीठ टिका ली। घास 2 फुट लंबी थी। मेरा शरीर छिप गया था और यदि मैं स्थिर बैठा रहता तो कोई मेरी उपस्थिति देख नहीं पाता। बाघिन वहीं कहीं होगी ऐसा मेरा अनुमान था। वो दिशा मेरे बाएं कंधे के पीछे की ओर थी। पहाड़ों पर कोलाहल भर गया था। बंदूकों की गोलीबारी के साथ ढोल पीटने और सैकड़ों लोगों की चिल्लाहट मिल गई थी। शोरगुल जब अपने चरम पर था तो मुझे बाघिन दिखाई दी। वो घास से भरे ढालू सतह पर से लंबे डग भरती हुई 2 सकरी गहरी घाटियों की ओर जा रही थी। वो मुझसे 300 गज की दूरी पर थी। वो भी थोड़ी दूरी गई होगी जब चीड़ के पेड़ से लक्ष्य साध कर बैठे हुए तहसीलदार ने अपनी दोनाली से गोली दाग दी। इस आवाज को सुनकर बाघिन तेजी से मुड़कर जहां से आई थी उसी ओर चली गई। जो ही वो घने जंगल में प्रवेश कर रही थी मैंने राइफल ऊपर की ओर करके उसके पीछे एक गोली दाग दी। पर्वत श्रेणी पर स्थित लोगों ने 3 बार गोली की आवाज सुनी तो स्वाभाविक रूप से सोच लिया कि बाघिन मार दी गई। उन्होंने अपनी बंदूकें खाली कर दी और उत्तेजना से भरी चीख मारी। मैं सांस रोक कर बैठा था, प्रतीक्षा कर रहा था एक और चिल्लाहट की जिससे बाघिन के दोबारा दिखाई देने का पता चले। तभी अचानक वो मेरी बाईं ओर प्रकट होकर जलधारा के साथ साथ सीधे तंग घाटी की ओर आई।
मेरी 500 नंबर की बिना धुएं की बारूद वाली राइफल चली। बागिन एकाएक स्थिर हो गई। मुझे लगा कि मेरी गोली उसकी पीठ पर से निकल गई और वो अपनी शरण स्थली का रास्ता रुका पाकर खड़ी हो गई थी। वास्तव में मेरी गोली तो ठीक लगी थी, पर थोड़ी पीछे की ओर। अपना सर नीचे करके वो मेरी ओर आधी मुड़ी थी। इस स्थिति में वो मेरे लिए एक सुंदर लक्ष्य बन रही थी। वो कोई 30 गज दूर थी। मेरी दूसरी गोली से वो थोड़ा पीछे हटी, जैसे पीड़ा हो रही हो। फिर चलने लगी। मैं सोच रहा था क्या करूंगा जब वो मुझ पर लपकेगी। मेरे पास और गोलियां नहीं थी, बस 3 ही लाया था। सोचा नहीं था कि तीसरी की आवश्यकता पड़ेगी। ये केवल आपातकाल के लिए थी। सौभाग्य से घायल पशु ने आगे बढ़ने का निर्णय छोड़ दिया और मुड़कर नदी पार की। चट्टानों के टुकड़ों पर चढ़कर पहाड़ी के बाहर निकले हिस्से पर आ गई। वहां एक छोटी सी झाड़ी की टहनियां तोड़कर फेंकने लगी। बचाव की चिंता छोड़कर मैंने चिल्लाकर तहसीलदार से अपनी गन लाने को कहा। उसने भी ऊंची आवाज में कुछ उत्तर दिया। मैं केवल पैर शब्द सुन सका। मैंने राइफल रखी और पहाड़ी पर भागकर तहसीलदार के हाथ से गन छीनी और भागकर वापस आ गया। मैं जलधारा के पास पहुंचा तो बागिन झाड़ी से निकलकर चट्टान से बाहर निकली हुई एक शिला पर ठहरकर मेरी ओर चल पड़ी। मैं उससे 20 फुट की दूरी पर था। मैंने बंदूक उठाई तो कांप गया। मैंने देखा कि नाल और डांट के बीच आधे इंच से कम एक खाली जगह है। जब दोनों नाल से गोली चलाई गई थी तो गन चली ही नहीं। शायद अब भी गोली ना चले, पर बहुत बड़ा खतरा यह था कि विस्फोटक के फटने से मेरे अंधे होने का डर था। खैर, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। मैंने गोलिका और मनके की सीध मिलाई तो बागिन के मुख से अंदर का हिस्सा मुझे दिखा। मैंने गोली दाग दी, परंतु हुआ ये कि गोली मुंह में न लगकर उसके पंजे में लग गई। हो सकता है मैंने झटका ज़्यादा दे दिया हो, या फिर बंदूक में इतनी क्षमता ही ना हो कि वो 20 फीट तक बेलनाकार गोली को सही दिशा में फेंक सके। पैर में लगी गोली को बाद में मैंने अपने नाखूनों से निकाला था। सौभाग्य से बागिन अपनी अंतिम सांसों पर थी। उसके पैर को एक बार दबाने से वो आगे की ओर खिसक गई। चट्टान के किनारे पर सिर रखे हुए उसने प्राण छोड़ दिए। जिस क्षण बागिन ने तंग घाटी में प्रवेश करने के लिए अपने छुपने की जगह छोड़ी थी, उसी समय से मैं साथ आए ढोल बजाने वालों को भूल गया था। उनके अस्तित्व का ज्ञान एक ऊंची आवाज से लौटा। कोई पुकार कर कह रहा था, वो है वहां चट्टान पर, उसे नीचे उतारो, हम उसके टुकड़े कर देंगे। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या करने को कह रहे हैं लोग? अब तक दूसरे लोगों ने भी बागिन को देख लिया था। सारी पहाड़ियों पर से हम उसके टुकड़े कर देंगे कि प्रतिध्वनि गूंजने लगी। घायल बागिन ने पर्वत की ओर आगे को निकले हुए जिस शिलाखंड का सहारा लिया था, वो भाग्य से ढोल वालों के सामने था। वहां से रास्ता इतना तंग था कि मेरा निकलना ही मुश्किल था। मैंने बागिन के पास पहुंचकर उसके ऊपर से दूसरी ओर जाने की कोशिश की। अनायास ही ध्यान आया कि प्रायः मैं पशु को पत्थर मारकर उसकी मृत्यु का निश्चय कर लेता हूँ। इस बार समय ही नहीं मिला। शुक्र है कि अब वो मर चुकी थी। दूसरी ओर के जंगल से आते हुए लोग दिखाई दिए। वो सब हाथों में बंदूकें, कुल्हाड़ियां, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए भागे चले आ रहे थे। 12 से 14 फीट की ऊंचाई वाली चट्टान ने उनका रास्ता रोक लिया था। नदी में जब बाढ़ आई होगी तो चट्टान का किनारा सीधा और मुलायम हो गया था। पंजा तक फंसाने के लिए कोई स्थान नहीं रहा था। अपने भयावह शत्रु को देखकर भीड़ का रोष समझ में आता था। वास्तव में उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने अपने परिवार का कोई सदस्य बागिन के कारण खोया नहीं था। एक आदमी शायद कमजोर दिमाग का था। वो एक नेता की तरह तलवार घुमाता हुआ बार बार एक ही बात चिल्लाकर कह रहा था, यही है वो शैतान जिसने मेरी घरवाली और 2 बेटों को मारा था। भीड़ प्राय जितनी जल्दी उत्तेजित होती है उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाती है। यहाँ इसका श्रेय उस आदमी को जाता है जिसकी पत्नी और बेटे बागिन का शिकार हुए थे। उसी ने सबसे पहले अपना हथियार नीचे रखा था। वो चट्टान के पास आकर बोला, साहब, हम सब शत्रु को देखकर पागल हो गए थे। अब वो पागलपन दूर हो गया है। आप और तहसीलदार साहब हमें माफ कर दीजिए। मैंने अपनी बंदूक से बच गई गोली निकालकर बंदूक को बागिन के पास रख दिया। मैंने हाथों से चट्टान को पकड़कर अपने को नीचे की ओर लटकाया। दूसरों की सहायता से जमीन पर उतरा। मेरे निर्देशों के अनुसार मृत पशु को धीरे धीरे नीचे लटकाया गया, फिर खुली जगह में रख दिया गया ताकि सारी भीड़ उसे देख सके। जब बागिन चट्टान पर से नीचे मुझे देख रही थी तो मुझे आभास हुआ था कि उसके मुंह में कोई तकलीफ तो है। अब उसके मुंह को खोलकर देखा तो दाईं ओर ऊपर और नीचे के नुकीले दांत टूटे हुए थे। ऊपर का आधा दांत और नीचे का दांत जड़ तक की हड्डी तक टूटा हुआ था। ये चोट गोली लगने से हुई लगती थी और सदा के लिए थी, इसलिए वो अपना सहज शिकार कर नहीं पाती थी। पेट भरने के लिए वो नरभक्षणी बन गई थी।
साथ आए लोगों ने मुझसे प्रार्थना की कि रात तक उसकी चमड़ी ना उतारी जाए। वो बाघिन को सारे गांव में दिखाना चाहते थे ताकि उनकी स्त्रियां और बच्चे उसे देखकर विश्वास कर सके कि उनका भयानक शत्रु मर चुका है। 2 टहनियां काटकर बाघिन के आसपास रख दी गई। कई लोगों की पगड़ियां, पेटियां, धोतियां, इन सब को लेकर पशु को कसकर बांध दिया गया। सब तैयारी होने पर लकड़ियों को कंधों पर रखकर काफिला गांवों की ओर चल पड़ा। पशु को उठाने वाले लोगों के साथ कुछ और लोग भी चल रहे थे। ऊंची चढ़ाई पर वे उनको सहारा दे रहे थे। दूर से देखने पर लग रहा था जैसे चींटियों की कतार किसी भौरे या बड़े से झींगुर को उल्टा करके अपनी पीठ पर लादकर ऊपर की ओर ले जा रही है। मुख्य सेना के पीछे छोटी सेना थी जिसने तहसीलदार को उठाया हुआ था। यदि 1000 फुट ऊंची चढ़ाई पर कोई भी रास्ता टूट जाता तो ना जाने कितने लोग मर जाते। शुक्र है कि रास्ता टूटा नहीं। जब काफिला शिखर तक पहुंचा तो यह विजय यात्रा के गीत गाते हुए पूर्व की ओर चल पड़े और मैं तहसीलदार के साथ चंपावत की ओर। पहाड़ी के साथ साथ चलते हुए एक बार फिर मैं काले कांटों वाली झाड़ियों के सामने खड़ा था। कांटों में उलझे हुए काले लंबे बालों को देखता हुआ मैंने अंतिम बार नीचे की ओर उस रंगभूमि को देखा जो हमारे महाकार्य की साक्षी थी। नीचे की ओर जाते हुए लोगों को उस आभारी किशोरी का सिर मिला। तंग घाटी से निकलता हुआ धुआं दिखाई दिया। उस किशोरी के संबंधी बाघिन के अंतिम शिकार का दाह संस्कार कर रहे थे। ये वही स्थान था जहां नरभक्षिणी को गोली मारी गई थी। रात के भोजन के बाद मैं जब तहसीलदार के आंगन में खड़ा था, मैंने देखा मशाले लिए एक जुलूस सामने की पहाड़ी पर नीचे की ओर जा रहा था। सब लोग कोरस में पहाड़ी गीत गा रहे थे। रात की स्थिर पवन में संगीत गूंज रहा था। 1 घंटे के बाद बाघिन मेरे पैरों पर लिटा दी गई। पशु की चमड़ी उतारने का काम इतनी भीड़ में होना कठिन था। मैंने पशु के पंजों और सिर को काटकर उन्हें दे दिया और चमड़ी उतारने का काम बाद के लिए छोड़कर मैं वहां से चला आया। शव की रक्षा के लिए एक सिपाही तैनात कर दिया गया। दूसरे दिन गांव के सब लोग इकट्ठे हुए तो बाघिन का धड़, टांगे और पूंछ के छोटे छोटे टुकड़े करके बांट दिए गए। मांस और हड्डी का लॉकेट बनाकर बच्चों को पहनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहनने वाला साहसी बनता है और जंगली पशुओं से सुरक्षित रहता है। बाघिन ने जिस लड़की को खाया था उसकी उंगलियां मुझे भेज दी गईं। मैंने उन्हें नंदा देवी मंदिर के पास नैनीताल झील में दबा दिया। मैं बाघिन की चमड़ी उतारने में व्यस्त था। उसी समय तहसीलदार, मुखिया, गांव के वृद्ध, चंपावत बाजार के व्यापारी मिलकर एक उत्सव की योजना बना रहे थे। वो मुझे प्रीति भोज और नृत्य संगीत उत्सव का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। मध्य रात्रि को सब लोग खुशी से शोर मचाते हुए उन सड़कों और रास्तों पर से लौट रहे थे जो बाघिन ने 4 साल से बंद रखे थे। मैं तहसीलदार के साथ आखिरी बार धूम्रपान कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं और अधिक समय तक रुक नहीं सकता। उत्सव की अध्यक्षता का काम मेरे स्थान पर उसी को निभाना पड़ेगा। मैं अपने साथियों को लेकर 75 मील की यात्रा पर निकल पड़ा। मेरे पास केवल 2 दिन थे। सूर्योदय के समय मैं अपने साथियों को छोड़कर देवी धुरा की ओर चल पड़ा। वहां कुछ घंटे बिताकर मैं बाघिन की खाल उतारने का काम खत्म करना चाहता था। रात वहीं ठहरने का मेरा इरादा था। वहां पाली में झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मुझे ध्यान आया कि उस गूंगी हो चुकी स्त्री से मिलना चाहिए। उसे शायद ये जानकर कुछ संतोष हो कि उसकी बहन का बदला ले लिया गया है। मैंने घोड़े को खोल दिया चरने के लिए। वो बर्फ के इलाकों में पला बड़ा था। वहाँ की वनस्पति खाने का आदी था, चाहे वो शाह बलूत वृक्ष के पत्ते हों या फिर बिच्छू बूटी। मैं पहाड़ी पर चढ़कर उसकी झोपड़ी तक पहुंचा। बाघिन की खाल को मैंने बिछा दिया। उसका सिर झोपड़ी के द्वार की ओर एक पत्थर से टिका दिया। बच्चे यह सब करते हुए मुझे देख रहे थे। मुझसे बातें करते बच्चों की आवाज़ें सुनकर उनकी माँ रसोई से बाहर आ गई। एक सदमा लगने पर उत्पन्न कोई विकार दूसरा सदमा लगने पर ठीक हो जाता है। इस सिद्धांत पर मैं बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे इन बातों का कोई ज्ञान नहीं। मैं इतना जानता हूं कि यह स्त्री पिछले 1 साल से गूंगी हो गई थी। ये 4 दिन पहले मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पा रही थी और अब वो कभी आगे कभी पीछे दौड़ दौड़ कर अपने पति और गांव वालों को जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही थी, जल्दी आओ, देखो साहब क्या लाए हैं। माँ को अचानक बोलते देखकर बच्चे आश्चर्यचकित थे। माँ के चेहरे से आंखें हटा नहीं पा रहे थे। मैं गांव में विश्राम कर रहा था। मेरे लिए चाय तैयार हो रही थी। उस बीच आई हुई भीड़ को मैं नरभक्षी को कैसे मारा गया ये बता रहा था। 1 घंटे के बाद मैंने अपनी यात्रा फिर से आरंभ की। आधा मील तक पाली के लोग मेरा जय जयकार करते रहे। दूसरी सुबह एक तेंदुए से मेरा रोमांचक सामना हुआ। इसका उल्लेख केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देवी धुरा से आगे जाने में मुझे देर हो गई थी। सौभाग्य से वो युवा घोड़ा मजबूत टांगों वाला था और भीतर से भी शक्तिशाली था। ऊंचाई पर उसकी पूंछ पकड़कर, सपाट सड़क पर उसकी सवारी करके और ढलान पर उसके पीछे भागकर
हमने नैनीताल तक का 45 मील का सफ़र 9 बजे सुबह से शाम 7 बजे के बीच तय कर लिया था। कुछ महीने बाद नैनीताल में एक दरबार लगाया गया जिसमें यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेवर्ट ने चंपावत के तहसीलदार को एक बंदूक दी। मेरे साथी जिन्होंने मेरे साथ लड़की को ढूंढने में सहायता की थी को शिकार करने का एक सुंदर चाकू दिया। इन हथियारों पर उनके नाम और काम का संदर्भ खुदा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी ये शस्त्र उनके परिवारों में पैतृक संपत्ति के रूप में रखे जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म हुई ये कहानी। हमारी अगली कहानी रॉबिन में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।